आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th राजनीतिक विज्ञान की प्रश्न बैंक को, जिसमें हम आज अध्याय 6 वैश्वीकरण के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करने वाले हैं। और चलिए देख लेते हैं। ये जो पूरा चैप्टर है ये कुल 8 अंकों का आने वाला है। इसमें से 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 अंक का एक प्रश्न, साथ ही 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। और ये चैप्टर काफ़ी इजी भी है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सत्य सत्य, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि इसमें से सत्य सत्य आएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में पूरा विश्व बट जाता है। तो हमें बताना है कि ये सत्य आएगा या फिर असत्य। तो इसका आएगा असत्य, क्योंकि वैश्वीकरण से पूरा विश्व बढ़ता नहीं है, जबकि विश्व एक हो जाता है। नाम में ही छुपा है विश्व का एकीकरण। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण आर्थिक समानता को जन्म देता है। सो इसका भी आएगा असत्य, क्योंकि वैश्वीकरण से आर्थिक समस्या का जन्म नहीं होता है, बल्कि असमानता का जन्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। तो इसका आएगा सत्य। हाँ, वैश्वीकरण जो होता है उससे पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है। उसके बाद हमारे सामने है 2 अंकीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, वैश्वीकरण के उत्तरदायी 2 कारण लिखिए, यानी कि किन कारणों की वजह से वैश्वीकरण हो रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला है प्रौद्योगिकी में हुए विकास तथा दूसरा है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव का बढ़ना। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में कौन सा देश दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। कौन सा देश दूसरे और तीसरे? तो आप जैसा कि देख सकते हैं, दूसरे स्थान पर है जापान और तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, भारत और चीन के प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट क्यों दी गई। यानी कि ऐसे तो ये क्वेश्चन इस लेसन का नहीं है, जो हमारा आगे वाला लेसन है प्राकृतिक संसाधन, जिसको इस साल रिड्यूस कर दिया गया है, उससे आ गया है। पर फिर भी हमारी क्वेश्चन बैंक में आया है, तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकरण की दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। यानी कि जब सारा विश्व नहीं, जैसे कि विकासशील जो देश थे या फिर विकसित देश थे, वो औद्योगिकरण का जब टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे भारत और चीन जैसे देशों ने कोई भी ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाया था, इसीलिए इन्हें क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से दूर रखा। ओके, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बोला है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने अभी क्या समझा है आपको। बट फिर भी आंसर को रीड कर लेना, कभी आ जाए एग्जाम में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के गुण लिखिए। ये अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो 4 अंकीय प्रश्न है। तो प्रश्न क्रमांक 7, वैश्वीकरण के गुण लिखिए। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, वैश्वीकरण के निम्नलिखित गुण विद्यमान है। ओके, तो सबसे पहले, वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, परंतु अब इन प्रतिबंधों में कमी आई है। यहाँ है की जगह आपको क्या लिख देना है, थे। तो यानी कि क्या हुआ है, वैश्वीकरण के कारण व्यापार बढ़ा है। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण विचारों के सामने राष्ट्र की सीमा की बाधा नहीं रही, अब विचार अबाध हो गए। कंप्यूटर व इंटरनेट के द्वारा विचारों का विस्तार इसका उदाहरण है। यानी कि अब कोई भी, आप यूँ ही देख लीजिए, एज ए यूट्यूब जिससे आप वीडियो देख रहे हैं उसी का उदाहरण लीजिए। कोई अमेरिका का बंदा है जो यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है और इंडियन जो पीपुल है वो उस वीडियो को देख रही है, तो अमेरिका के बंदे के विचार इंडिया में आ रहे हैं और इंडिया के विचार अमेरिका के बंदे के पास जा रहे हैं। तो इससे क्या हो गया है, विचारों के सामने किसी भी राष्ट्र की सीमा नहीं रही है। सब कुछ वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। उसके बाद, यह अवधारणा आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर वस्तुओं के मूल्य कम करने में सहायक सिद्ध होती है, जिससे आम उपभोक्ता को अधिकाधिक फायदा पहुंचता है। यानी कि वैश्वीकरण हुआ तो क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा, यानी कि कंपटीशन शुरू हो गया। अब आप ही देख लीजिए, एक ही फ़ोन, स्मार्टफोन के कितने ब्रांड है, कितनी अलग अलग कंपनियाँ हैं। तो उससे क्या होता है, जब मार्केट में वो चीज़ ज़्यादा आने लग जाएगी तो उसका जो प्राइस है वो कम होने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता को फायदा होता है। तो ये किस कारण हुआ, वैश्वीकरण के कारण हुआ। उसके बाद, वैश्वीकरण की वजह से एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पादक मैदान में कूद पड़ते हैं, जिससे उपभोक्ता को विभिन्न विकल्पों में से श्रेष्ठ उत्पादन चुनने की आज़ादी मिल जाती है। फ़ोन वाले उदाहरण, स्मार्टफोन वाले उदाहरण से ही देखिए, आपको बहुत सारी कंपनी, रियलमी, लावा, ओप्पो, बहुत सारी कंपनियों के अगर स्मार्टफोन मिल रहे हैं, उसमें से आप देखेंगे कि कौन सा बेस्ट है ना, श्रेष्ठ उत्पादन है, तो वो चुनने की आपको आज़ादी मिल सकती है। आप ये खरीदो, ये खरीदो, ये खरीदो, आपकी मर्जी। तो ये एक तो वैश्वीकरण से फायदा हुआ। उसके बाद, प्रतिस्पर्धों की वजह से देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का भली भांति उपयोग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप आर्थिक प्रगति की गति भी तेज हो जाती है। उसके साथ ही वैश्वीकरण का यह गुण भी है कि इससे राष्ट्रीय उद्योगों की विदेशिक समृद्धि में बढ़ोतरी होती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। ओके, तो ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। आप 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं जो आपको सबसे अच्छे लगे हों, क्योंकि ये 4 अंक का ही क्वेश्चन है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो इन 2 पॉइंट का स्क्रीनशॉट, उसके बाद इन 3 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट और इसके बाद लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी से कैसे वैश्वीकरण बढ़ा, क्या फ़ायदा हुआ हमें, वो हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी जल्दी से देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमें लिखनी है भूमिका। ओके, और लिखेंगे वस्तुतः प्रौद्योगिकी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे वैश्वीकरण भी बढ़ता गया। यानी कि जैसे जैसे प्रौद्योगिकी बढ़ी, साथ साथ में हमारा वैश्वीकरण भी आगे बढ़ता गया। उसके बाद प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूप से वैश्वीकरण के इस व्यापक यानी विस्तृत रूप का कारण क्या है? प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अब प्रौद्योगिकी के कारण वैश्वीकरण के प्रवाह में तेजी आई है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति मचा दी है। अतः वैश्वीकरण के लिए संचार साधनों की तरक्की व उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया। छपाई मुद्रण की तकनीक ने तो वैश्वीकरण की गति को और बढ़ा दिया। उसके बाद सर्वविदित है कि वैश्वीकरण का मुख्य कारण प्रौद्योगिकी ही है। 1990 के दशक में आई प्रौद्योगिकी क्रांति ने संपूर्ण संचार को एक छोटा सा, संचार की जगह यहाँ पर आएगा संसार। ओके, यहाँ पर प्रिंट में मतलब प्रिंट एरर हो चुकी है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें, आएगा संसार। तो संसार को छोटा सा गांव बनाने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया है। यानी कि पहले अलग अलग देश थे, उनका कोई एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं था, पर जब वैश्वीकरण आया तो सारे देशों का एक दूसरे से कांटेक्ट हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि सब देश मिलकर क्या बन गया? एक छोटा गाँव बन गया। दूर संचार के आधुनिक संसाधनों ने विश्व को एकाकार कर दिया, एक कर दिया। आज प्रौद्योगिकी की वजह से संसार के अनेक हिस्सों में पूंजी तथा वस्तुओं की आवाजाही क्या हो गई? आसान हो गई। इससे स्पष्ट है कि वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः वैश्वीकरण का अपने आप में अपरिहार्य मतलब यही एक कारण है, ये कौन सा? प्रौद्योगिकी साबित हुई है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि वैश्वीकरण के कारण कैसे मतलब प्रौद्योगिकी के कारण कैसे वैश्वीकरण ने गति बढ़ी या वैश्वीकरण हुआ। तो इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैंने काफ़ी रीड करके नोट्स के फॉर्म में बनाया है। ऐसा आंसर आपको किसी भी गाइड परीक्षा अध्ययन में नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज का भी मैंने इसमें प्रयोग किया है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 9। क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? तो हमें ये बताना है कि जो ये तर्क है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, हम इससे सहमत हैं या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जी नहीं, हम इस तर्क से सहमत नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है। यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता का अर्थ समझने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होते जा रही है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि संस्कृति के मेलजोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है। उपयुक्त परिभाषा सांस्कृतिक वैश्वीकरण को दर्शाती है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सांस्कृतिक प्रभाव एक तरफा नहीं होता। अतः वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता के साथ साथ सांस्कृतिक समरूपता भी आती है। सांस्कृतिक समरूपता का क्या मीनिंग है? तो सांस्कृतिक समरूपता का अर्थ यह नहीं है कि विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति ला दी जा रही है, और यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों के लिए खतरा है। ओके, वस्तुतः उपयुक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वैश्वीकरण से केवल सांस्कृतिक विभिन्नता ही नहीं बढ़ती, बल्कि समरूपता भी आती है, जो कि किसी भी संस्कृति के लिए घातक है। सो मैंने इसको रीड कर दिया है, परंतु मैं आपको एक बार समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि सांस्कृतिक विभिन्नता कहते हैं। विभिन्नता का मतलब ये होता है कि बहुत सारी संस्कृति की चीज़ें या पहलू जब किसी एक संस्कृति में जुड़ जाते हैं, तो वो जो संस्कृति होती है वो और स्पेशल यानी कि विशिष्ट हो जाती है। ये बात यहाँ पर सांस्कृतिक विभिन्नता को बताया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। वैश्वीकरण के कारण क्या हो रहा है कि जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं दबती जा रही है, और उसके ऊपर अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि जीन्स हमारे भारत की नहीं है, फिर भी हम पहनते हैं। जीन्स पहनते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? जीन्स तो अमेरिका की है, फिर भी हम क्यों पहन रहे हैं? तो ये इसलिए हो रहा है वैश्वीकरण के कारण। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता आई हुई है, बल्कि संस्कृतियों पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार जो मैंने ये नोट्स के फॉर्म में आपको आंसर दिया है, इसको अच्छे से 1 से 2 बार रीड करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो आप इस पूरे आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, और आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण का मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण का एक और नाम क्या है? भूमंडलीकरण। तो इसका मूल्यांकन करना है, तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं।
सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया में वैश्वीकरण का इतिहास बहुत पुराना है। साथ ही पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास भी कई सदियों का है। भारत उपनिवेशवाद के दौर में बनी बनाई वस्तुओं का आयातक और कच्चे माल का निर्यातक था, यानी कि बनी हुई वस्तुओं को खरीदता था और कच्चे माल को अपने देश से बाहर भेजता था दूसरे देशों को। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए भारत ने फैसला लिया कि हम दूसरे देशों पर निर्भरता खत्म करेंगे और भारत ने किसकी संरक्षणवाद की नीति अपनाई। संरक्षणवाद का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो भी संसाधन है हम उनका उपयोग खुद करेंगे, खुद कुछ भी प्रोडक्ट बनाएंगे और खुद ही उनका उपभोग करेंगे, किसी भी देश को सप्लाई नहीं करेंगे और किसी भी देश से डिमांड भी नहीं करेंगे। सो ऐसी पॉलिसी उन्होंने मेक की भारत सरकार ने और अपने देश के उत्पादकों को क्या दिया, प्रोत्साहन देने का प्रयास किया। इससे कुछ क्षेत्रों में तो तरक्की हुई, लेकिन कुछ क्षेत्र क्या हो गए, डूब गए। भारत बाकी देशों की तुलना में पिछड़ गया। 1991 में वित्तीय संकट आया, तो उससे उबरने के लिए फिर नई जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अपनाए गए और उसमें क्या किया गया, व्यापार के लिए बाधाएं खत्म कर दी गई। यानी कि पहले जो हम सोचते थे कि खुद बनाएंगे और खुद ही उपभोग करेंगे, उस नीति को छोड़कर हमने क्या किया, खुद बनाएंगे और दूसरे के देशों में भी सप्लाई करेंगे। और समय के साथ भारतीय स्थिति पर वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव क्या हो गया, तेजी से बढ़ गया। और इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं कि वैश्वीकरण से विकासशील देशों को लाभ हुआ, परंतु यह कहना जल्दबाजी होगी। भारत के लिए सब कितना अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं, बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़वार के फायदों में सबका साझा विकास होता है और हर कोई खुशहाल बने। तो हमें मूल्यांकन करना है, इसलिए हमने एन में लिखा कि हम स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि भारत को इससे फ़ायदा ही हुआ है। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद इस पूरे पॉइंट का स्क्रीनशॉट और इसके बाद इसका। सो फ्रेंड, अब हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के प्रतिरोध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि कुछ लोग वैश्वीकरण का विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करने के क्या कारण है, क्या ऐसे उनके पीछे के कारण है, उनको हमें देखना है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वैश्वीकरण के प्रतिरोध प्रमुख रूप से निम्न कारणों की वजह से हो रहा है। सबसे पहला, वैश्वीकरण से पूंजीवाद की विशेष अवस्था। वैश्वीकरण से धनिक धनवान तथा गरीब अधिक निर्धन होता जा रहा है, अतः वैश्वीकरण का प्रतिरोध किया जा रहा है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण जो अमीर है, जो धनी है, वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होता जा रहा है, इसलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरा है, वैश्वीकरण से राज्य की शक्ति कम हो रही है तथा उसमें कमजोर होने से गरीबों के हितों की रक्षा करने की क्षमता में कमी आती है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भी वैश्वीकरण राज्य को कमजोर कर रहा था, उसका प्रतिरोध होने लगा है। साथ में क्या हो रहा है, जो राज्य रहता है उसकी भी शक्ति कम होती जा रही है। वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति को नुकसान पहुंचा तथा लोग अपनी शताब्दी पुरानी जीवन मूल्य एवं तौर तरीकों से दूर जाने लगा, अतः वैश्वीकरण के प्रतिरोध के स्वर मुखर होने लगे। संस्कृति को भी नुकसान पहुंचा। जहां हम भारत के लोग थे, भारत की संस्कृति थी, हम उसे छोड़कर हमारी जो पश्चिमी संस्कृति है, अमेरिका और इनकी उसको अपनाने लग गए, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी संस्कृति को नुकसान हो रहा है। तो इसी के कारण भी लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद विकासशील देशों में वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियों एकाधिकारवादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यानी कि विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो अपना एकाधिकार स्थापित कर रही है, तो ये भी एक प्रतिरोध का कारण है। ओके, उसके बाद है, वैश्वीकरण स्वाभाविक रूप से स्वीकृत प्रक्रिया न होकर प्रभुत्व संपन्न राज्यों द्वारा कमजोर राष्ट्रों पर जबरन लादी जा रही है। जो बड़े बड़े राष्ट्र है वो छोटे छोटे राष्ट्रों पर इस प्रक्रिया को लाद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, विकासशील देशों को अपने बाजारों की जरूरत हो रही है। उसके साथ वैश्वीकरण प्रक्रिया का लाभ अधिकांश लोगों तक नहीं पहुंचा। इससे आर्थिक असमानता को प्रोत्साहन मिला। तृतीय विश्व के देशों में निर्धनता का ग्राफ बढ़ा। यानी कि वैश्वीकरण से क्या हो रहा है कि सभी लोगों को एक समान लाभ नहीं मिल रहा है, जैसा हमने ऊपर ही पढ़ा, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। इससे क्या हो रहा है, असमानता को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो इसके कारण भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये 6 कारण है, आपको 6 ही कारण लिखना है ना। सो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लें यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इन कारणों का स्क्रीनशॉट लें और इसके बाद इसका। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अपने क्वेश्चन बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने हमारे जो ऑल क्वेश्चंस थे उनको कवर कर लिया है। ये हमारा जो लेसन था वैश्वीकरण, जो कि हमारी बुक में लेसन 9 के नाम से, परंतु इसमें लेसन 6 के नाम से दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।